यूआई यूएक्स डिजाइन के फ्री कोर्स डे नंबर 11 में आपका स्वागत है और डे 11 में आज हम सीखेंगे कंस्ट्रेंट्स के बारे में। देखिए कंस्ट्रेंट्स काफी इंपॉर्टेंट होता है यूआई यूएक्स डिजाइनिंग में। क्यों होता है? क्योंकि अगर हमें अपने डिजाइन को रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाना है तो कंस्ट्रेंट का काफी उसमें यूज किया जाता है। उसके बिना हम एक रिस्पॉन्सिव डिजाइन नहीं बना सकते। तो इस लेक्चर में हम सीखेंगे कंस्ट्रेंट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फिग्मा मैंने ओपन किया है। देखिए कंस्ट्रेंट को समझने से पहले मुझे समझना पड़ेगा स्पेसिंग के बारे में और अलाइनमेंट के बारे में कि स्पेसिंग क्या होती है और अलाइनमेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि उनके बिना हम कंस्ट्रेंट्स का काम हम यहाँ पर नहीं कर सकते। अगर हमें अपने डिजाइन को रेस्पॉन्सिव डिजाइन बनाना है तो हमें उससे पहले अलाइनमेंट और उनकी स्पेसिंग जो होती है वो हमारी परफेक्ट होनी चाहिए, जब भी कंस्ट्रेंट्स वहां पर यूज हम कर पाएंगे। वरना आप कैसा भी डिजाइन बना लीजिए, वो रेस्पॉन्सिव डिजाइन आप उसको नहीं बना पाओगे। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ पर एक फ्रेम लेता हूं। तो एफ प्रेस करूंगा मैं फ्रेम के लिए और मैं एक फ्रेम यहां पर ले लेता हूं। ठीक है, अब देखिए फ्रेम मेरा ओपन हो गया और यहां पर एक ऑप्शन मेरा आ गया पोजीशन और अलाइनमेंट का, लेकिन कंस्ट्रेंट्स मेरा अभी भी यहां पर नहीं आ रहा। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं एक रेक्टेंगल एक शेप ले लेता हूं यहां पर। अब देखिए शेप मेरी आते ही यहां पर ये वाला ऑप्शन आपका, ठीक है, ये क्या है, ये कंस्ट्रेंट्स का ऑप्शन है। अगर ये आपका यहां पर शो नहीं हो रहा है तो आप इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आपका कंस्ट्रेंट्स का ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए समझने से पहले इसको हमें क्या समझना है, हमें पोजीशन और अलाइनमेंट्स के बारे में समझना है। क्योंकि हमें कितना दो शेप हमने लिए कि हमारी ये दो शेप है, ये हमारी डिफरेंट डिफरेंट शेप है। यहाँ पर मैं अलग अलग शेप ले लेता हूँ यहाँ पर। अब ये मेरी शेप है, इन शेप के बीच में स्पेस हमें कितना प्रोवाइड करना है, इनकी अलाइनमेंट हमें सेट करनी है। दूसरा कोई टेक्स्ट हम यहाँ पर ले रहे हैं तो उनके बीच में कितना स्पेस होगा। तो अगर इन सब को हम परफेक्ट यहाँ पर बना पाएंगे तो जब ही इस कंस्टेंट का यूज हम यहाँ पर कर पाएंगे। अब सबसे पहले अब देखिए मैं इनकी शेप को थोड़ा यहाँ पर अलग अलग शेप लेता हूं, जिससे कि आप अच्छे से यहाँ पर इनको समझ पाओगे। और मैं क्या करता हूं, इनके कलर यहां से चेंज कर देता हूं सबके, जिससे कि हर एक शेप आप अच्छे से यहां पर समझ पाओगे इन शेप को जब हम इन पर वर्क करेंगे यहां पर। ठीक है, इस तरीके से फिल वाले ऑप्शन से आप इनके कलर यहां पर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं एक काम करता हूं, मैं इसको यहां पर सेट करता हूं, इसको यहां पर सेट करता हूं और इसको मैं इस तरीके से यहां पर। अब देखिए अगर थोड़ा सा आप इसको यहां पर ध्यान से देखोगे तो आपको देखने में क्या लग रहा है, जो इनकी अलाइनमेंट है, जो हम स्पेस छोड़ते हैं जब भी हम कोई ऐप वेबसाइट हम डिजाइन करते हैं तो हम साइड में बॉर्डर के लिए कुछ स्पेस छोड़ते हैं। जैसे मोबाइल ऐप के लिए हम क्या करते हैं कि जिसके लिए हम 16 पिक्सल ले लेते हैं, 18 पिक्सल ले लेते हैं, तो वेबसाइट वगैरह के लिए हम अलग लेते हैं। ठीक है, तो उनकी अलाइनमेंट एकदम परफेक्ट होती है। तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, लेआउट ग्रिड का। ठीक है, उससे भी हम चेक कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ डिजाइनिंग कर रहे हैं, हमें लेआउट वहां पर नहीं लगानी, तो इनकी अलाइनमेंट वैसे हमें चेक करनी है। तो वो चेक हम कैसे करेंगे, अभी हमें देखने में बिल्कुल सेम लग रहा है कि इनकी अलाइनमेंट एकदम ठीक है, स्पेस एकदम यहाँ पर परफेक्ट है। ठीक है, लेकिन है नहीं। अब वो हम कैसे चेक करेंगे, देखिए अगर आप शिफ्ट और आर प्रेस करोगे, ये आपके देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये रूलर्स आपका ओपन हो चुका है। अब रूलर्स क्या होता है उसको समझते हैं। अब देखिए रूलर्स, अगर इसको शिफ्ट आर वापस प्रेस करोगे तो हाइड हनाइड आप इसको कर सकते हो। अगर यहां से आपका ऑप्शन नहीं समझ आ रहा, आप शॉर्टकट की भूल जाते हो, तो आप क्या करोगे, इस फिग्मा वाले मेन मेन्यू पर जाओगे, आप यहाँ पर व्यू पर जाओगे और ये रूलर्स आपका है यहाँ पर सो रहा है, इस पे क्लिक करोगे तो देखिए रूलर्स आपका ओपन यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको मेन मेन्यू में आपको जाना है, इसके बाद व्यू पर जाना है, इसके बाद ये आपको रूलर्स वाला ऑप्शन यहाँ पर शो हो चुका है। वरना आप शिफ्ट आर प्रेस करोगे तो ये आपका ओपन यहाँ पर हो जाएगा, जिसको हम रूलर बोलते हैं। अब हमें इसकी अलाइनमेंट यहां पर चेक करनी। अब ये जो नंबर आ रहे हैं इन्हें आप इग्नोर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप मेन चीज जो समझनी है हमें वो समझिए। अब देखिए इनकी अलाइनमेंट हम कैसे चेक करेंगे। मैं अगर अभी मेरा क्या है, ये मूव वाला ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, ये जो एरो आ रहा है मेरा, अगर मैं यहां पर जाता हूं, देखिए ये क्या है, डबल एरो मेरा आ गया। ठीक है, अब डबल एरो से मुझे क्या करना है, यहाँ पर लेफ्ट की आपकी प्रेस करनी है माउस की, और देखिए ये मेरी लाइन यहाँ पर आ चुकी है। अब मैं इसको यहाँ पर लगाता हूं, अब देखिए कितना डिफरेंस है। ये और ये तो शेप हमें लग रही थी कि बिल्कुल सेम है, ये थोड़ी सी फिर भी हमें पीछे की साइड लग रही थी, लेकिन ये हमें बिल्कुल देखने में क्या लग रहा था, सेम लग रही थी। ठीक है, देखिए अगर मैं इसको वापस मुझे ये हटानी है लाइन, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ मूव उसको, ठीक है, लेफ्ट साइड, तो वो मेरी हट जाएगी। वापस से मुझे लेकर आनी है
तो मैं वापस ला सकता हूँ। ठीक है, अब ये क्या है, मेरी अलाइनमेंट में इनकी क्या है, एकदम परफेक्ट यहाँ पर कर सकता हूँ। तो ये बात हुई आपकी अलाइनमेंट की। इसी तरीके से आपको टॉप से करनी है तो टॉप से आप ला सकते हो। मुझे इनकी अलाइनमेंट यहाँ पर इस तरीके से आप इनको सेट कर सकते हो। सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप कांस्टेंट का काम यहाँ पर नहीं कर सकते, उसको समझना आप। ठीक है, ये चीज आपको समझ आएगी। जो रूलर्स है हमारा, इसको हम बोलते हैं रूलर्स। और अलाइनमेंट का क्या यूज होता है, अब आपको दूसरी लाइन भी चाहिए। अगर आपको यहाँ पर कोई चीज आप डिजाइन कर रहे हो और आपको यहाँ पर करना है तो आप इस तरीके से इनको यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, अगर टॉप से भी आपको कुछ और भी करना है तो आप इस तरीके से यहाँ पर इनको सेट कर सकते हो। ये देखिए, ठीक है, आप कितनी भी यहाँ पर एक तरीके से लेआउट ग्रिड की तरह ये काम करता है। ठीक है, अब समझते हैं इनकी पोजीशनिंग के बारे में। अभी हमने क्या समझा यहाँ पर, इन अलाइनमेंट के बारे में, अब समझेंगे इनकी पोजीशनिंग के बारे में। अब देखिए, ये मेरी हमारी पोजीशनिंग थी सारी चीज। अब इनके अलाइनमेंट हमें सेट करने हैं। अब देखिए, मैं इनको शेप को थोड़ा अलग अलग कर देता हूं यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मैंने इनको कर दिया। अब मैं इस शेप को सिलेक्ट करता हूं और इस शेप को भी सिलेक्ट करता हूं। सिलेक्ट, शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट, मेरी ये तीनों शेप हो गई। अब देखिए, ये जो अलाइनमेंट है आपकी, अभी हमने पोजीशनिंग इनकी कर ली थी, अब जो अलाइनमेंट है मुझे इनके सेट करना है। अब देखिए, अलाइनमेंट जो है हमारी, जो ये लेफ्ट वाला पार्ट है हमारा, ये क्या है, ये हमारी वर्टिकल जो अलाइनमेंट हम सेट करेंगे वो है हमारा। और जो हमारा राइट वाला ऑप्शन है अलाइनमेंट में, ये जो है हमारी, ये तीनों की तीनों ये हमारी क्या है, हॉरिजेंटल वाली है। ठीक है, ये जो है हमारी वर्टिकल है, ये हमारी हॉरिजेंटल है। ठीक है, अब देखिए, इनको मुझे सेट करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं लेफ्ट साइड कर रहा हूं। देखिए, मेरी तीनों की तीनों अलाइनमेंट कहां होगी, बिल्कुल लेफ्ट साइड में एकदम सेट हो चुकी हैं। ये ऐसे ही मैं इसको सेंटर में करूंगा तो ये मेरी एकदम सेंटर में आ चुकी है। ठीक है, जितना जो भी मेरा बड़ा होगा यहाँ पर बॉक्स, जो भी शेप होगी या जो भी टेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, डिजाइनिंग करी है, उसके अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट तरीके से सेट हो चुकी है इसकी अलाइनमेंट। अगर मैं इसको राइट करता हूं तो ये अब मेरी राइट में सेट हो चुकी है। इसी तरीके से अगर मुझे इनको हॉरिजेंटल करना है, ठीक है, इस तरीके से, तो मैं इन तीनों को सिलेक्ट करूंगा शिफ्ट प्रेस करके। अब मुझे इनको टॉप में करना है। ये देखिए, मेरी क्या हुई है, ये टॉप में हो चुकी है। इनको मुझे सेंटर में करना है तो ये मेरी सेंटर में हो चुकी है। और इसको मुझे बॉटम में करना है तो मेरी ये कहां हो चुकी है, बॉटम में हो चुकी है, इस तरीके से। ठीक है, तीनों को सिलेक्ट करा, टॉप आपके सेंटर में और ये बॉटम में। तो इस तरीके से आप इनकी अलाइनमेंट की, आपने एक यहाँ पर एक तरीके से आपने एक रेक्टेंगल लिया, ठीक है, या आपने एक फ्रेम लिया। यहाँ पर रेक्टेंगल कोई शेप ले सकते हो, फ्रेम के अंदर फ्रेम भी आप ले सकते हो। अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग मुझे इनको यहाँ पर डिजाइन करना है। अब डिजाइन करेंगे तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम इन तीनों को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इस बॉक्स के अंदर मुझे स्पेसिंग चाहिए कि यार ये देखने में बिल्कुल हमारी परफेक्ट लगे, रेस्पॉन्सिव लगे, ऐसा ना लगे कि यार ये ऊपर नीचे है। ये देखिए, ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनकी पोजीशनिंग, अलाइनमेंट इनकी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो, इनको चेक कर सकते हो आप। ये चीज आपको क्लियर होगी कि पोजीशनिंग और अलाइनमेंट का यहाँ पर क्या काम होता है। साथ ही इनके बीच में मुझे यहाँ पर स्पेस प्रोवाइड करना है। तो देखिए, ये क्या है, स्पेसिंग है। अभी क्या है, स्पेसिंग इनकी यहाँ पर मिक्स्ड आ रही है, किसी की कम है, किसी की ज्यादा है। ठीक है, अगर मैं ऑल्ट प्रेस करूंगा, देखिए मुझे अभी यहाँ तो इनकी क्या दिख रही है, ये मेरी पूरे का पूरा एक फ्रेम बन चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो इस मुझे अभी इनके चारों तरफ की दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे अगर इसके और मुझे इसके बीच में यहाँ पर चाहिए तो आपका क्या रहा है, ये मेरी 43 आ रही है। और अगर मैं इसके और इसके बीच में चेक करूं तो ये 67 आ रही है। तो इस क्यों आ रही है ये, क्योंकि अभी ये मिक्स हो जा रही है। यहाँ पर क्या आ रहा था, अभी हमारा यहाँ पर ये मिक्स्ड आ रहा था। अगर मैं अब इसकी यहाँ पर सेट करूं, इसको, इनको, ठीक है, अब ये क्या आ रही है, यहाँ पर मिक्स्ड आ रही है। और मैं इनको यहाँ पर लेना चाहता हूं 20। तो अब जो मेरी 20 और यहाँ पर 20 आपकी सेम आई है। तो इस तरीके से आप इनकी स्पेसिंग आप एकदम परफेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कैसे हमने अलाइनमेंट करी, कैसे हमने पोजीशनिंग की, और कैसे हम इनके बीच की जो स्पेसिंग है हम वो यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, ये विड्थ में ले सकते हो आप, ये हाइट में कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे मैंने इनको लिया, अब मुझे इनके बीच में यहाँ पर स्पेसिंग करनी है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, अभी आपका ये मिक्स्ड आ रहा है, तो मिक्स्ड में मुझे लेनी है यहाँ पर 30। तो मैं यहाँ पर उसी तरीके से 30 30, ठीक है, इस तरीके से आप इनकी स्पेसिंग कर सकते हो। अगर ये सारे के सारे अलाइन, ये मेरी शेप है यहाँ पर, अगर मुझे इनको सबको ही करना है तो मैं इनको ऑल को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और ये क्या होगी, मेरी मिक्स हो चुकी है अब इनकी।
अगर मुझे इनकी यहाँ पर क्या करना है, अभी वर्टिकल में स्पेसिंग करनी है, तो मैं कर देता हूँ यहाँ पर 30, ठीक है। अब देखिए आप अगर यहाँ पर चेक करोगे तो 30 30 30 और यहाँ पर आपकी एकदम उसी तरीके से हो चुकी है। और अगर मुझे इनकी वर्टिकल में कुछ डिफरेंस चाहिए, सॉरी जो हॉरिजेंटल वाली इसको मुझे यहाँ पर 40 करना है, तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर आपकी 40 हो चुकी है स्पेसिंग और यहाँ पर आपकी क्या है, वही 30 स्पेसिंग है। तो इस तरीके से आप कितनी भी शेप हो, उनकी जो स्पेसिंग है, उनके अलाइनमेंट है, उनकी पोजिशनिंग है, आप अपने तरीके से उनको सेट कर सकते हो। अगर मैं चाहूँ तो क्या कर सकते हैं हम, इस तरीके से इनकी यहाँ पर ये अलाइनमेंट क्या हो चुकी है। अब देखिए, अब देखने में आपकी सारी की सारी चीजें यहाँ पर एकदम परफेक्ट लग रही है। अगर हम इनके अकॉर्डिंग चलें तो ये मेरी एकदम परफेक्ट है, इनकी जो भी मेरी यहाँ पर अलाइनमेंट है। अगर मैं इनके अकॉर्डिंग चलूं तो मेरी इनकी अलाइनमेंट एकदम परफेक्ट है। अगर मैं इसको हॉरिजेंटल में देखूं तो मेरी जो स्पेसिंग है इसके और इसके बीच में, देखिए यहाँ पर क्या है आपकी, ये इसकी और इसकी, ये मेरी क्या है यहाँ पर, ये 43 स्पेसिंग है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इनको क्या कर सकते हो, इनको देख सकते हो, इनकी स्पेसिंग सेट कर सकते हो, इनकी अलाइनमेंट कर सकते हो, इनकी पोजीशनिंग आप सेट कर सकते हो। अब हम समझते हैं कंस्ट्रेंट के बारे में, ठीक है। तो वो क्या होता है, अब मैं वापस से क्या करता हूं, यहाँ पर एक फ्रेम लेता हूं। ये मैंने एक फ्रेम ले लिया। अब इस फ्रेम के अंदर मैंने क्या करा, एक रेक्टेंगल ले लिया, यहाँ पर एक शेप ले ली मैंने, ठीक है। और मैंने इसको यहाँ पर सेट कर दिया और इसका कलर मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूं। अब समझते हैं हम कंस्ट्रेंट के बारे में, ठीक है। ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है और इसका यूज क्या होता है, उसको समझते हैं। कि अब एक फ्रेम है, हम कोई भी डिजाइनिंग करते हैं तो किसके अंदर करते हैं, फ्रेम लेते हैं। फ्रेम क्या होते हैं हमारे, हम यहाँ पर जो आईफोन का फ्रेम लेना है, मतलब हम कोई ऐप डिजाइन कर रहे हैं आईफोन के अकॉर्डिंग, तो हम वो ऐप यहाँ पर फ्रेम लेंगे उसके अकॉर्डिंग। मैकबुक के अकॉर्डिंग या कोई डेस्कटॉप के लिए या टैबलेट के लिए, तो हम एक फ्रेम लेते हैं, फ्रेम के अंदर ही अपनी डिजाइनिंग करते हैं सारी की सारी, ठीक है। अब जो कंस्टेंट है इसका काम क्या होता है, कंस्टेंट का काम होता है कि जो भी इस फ्रेम के अंदर मैं जितनी भी डिजाइनिंग करूं, अब मैं उसमें शेप लूं, कोई डिजाइनिंग करूं, कोई इमेज लूं, कोई टेक्स्ट लूं, कुछ भी चीजें हो मेरी उसमें, अब जब मैं उस फ्रेम का साइज यहां पर कम बढ़ाऊं, कम या ज्यादा करूं, तो जो मेरे अंदर की जो शेप्स हैं, जो डिजाइनिंग मैंने करी है, जो टेक्स्ट लिया है, जो इमेज मैंने लिया है, वो किस टाइप से बिहेव करेगी, वो वहीं रुकेगी या वहां से अपनी पोजिशनिंग अपनी चेंज करेंगी या अपने अलाइनमेंट वो चेंज करेंगे या वो शेप बढ़ेगी या घटेगी, तो वो किस तरीके से बिहेव करेगी अगर मैं इस फ्रेम का साइज यहां पर कम ज्यादा करूं, इसको बढ़ाऊं, मतलब इसका साइज कम करूं ज्यादा करूं, तो जो मेरे अंदर के जो पार्ट्स हैं, जो भी शेप हैं, जो भी टेक्स्ट हैं, जो भी डिजाइन है, ठीक है, उस फ्रेम के अंदर कुछ भी हमने डिजाइन करा, तो वो बिहेव किस तरीके से करेंगे, वो रुकेंगे, वहां से मूव करेंगे, वो बड़े होंगे या उनका साइज कम होगा ज्यादा होगा, मतलब स्केल होंगे वो, तो अगर कि मतलब फ्रेम के अकॉर्डिंग वो बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, वहीं अपना सेट है, तो वो उसका काम होता है कंस्ट्रेंट का, कि उसके अकॉर्डिंग वो मेरी जो डिजाइनिंग है वो डिस्टर्ब होगी या नहीं होगी, या उस फ्रेम के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट होगी। तो ये काम होता है कंस्ट्रेंट का। अब इसको समझते हैं थोड़ा डिटेल में, ये थियोरेटिकल हो गया, अब आपको अच्छे से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए ये मेरा यहाँ पर क्या है, ये मेरा फ्रेम है, अभी आपको देखने में एकदम सेंटर में लग रहा है। अब अगर मैं इस फ्रेम का साइज यहां पर बढ़ा रहा हूं, ये क्या है, यहां पर ही सेट है, यहां से मूव नहीं करा है, ना ही इसकी शेप बढ़ी, ना ही यहां से मूव हुआ, मतलब ना ही इसकी पोजीशनिंग यहां से चेंज हुई, ये एक साइड में अपना सेट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको यहां से भी मूव कर रहा हूं, इस अब फ्रेम का साइज यहां से बढ़ा रहा हूं, ये अब भी सेट है, अब भी कुछ नहीं हो रहा। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, अगर मैं इस पर यहां पर क्लिक करता हूं, ये देखिए ये है हमारा कंस्ट्रेंट, ये वाला पार्ट होता है, यहीं से इन्हीं ये आपकी जितनी भी चीज है, ये सारा पार्ट है आपका कंस्ट्रेंट का। अब इन्हीं से ये यहां पर ये रुक रही है, मतलब ये ना ही मूव कर रही है, एक साइड में सेट है। अब अगर मैं इसको यहां पर लेकर आता हूं, ठीक है, और अब जो मेरे कंस्टेंट हैं मैं इनको यहां पर सेट कर देता हूं इस तरीके से। अब देखना, अभी क्या था, ये ऊपर सेट था, अगर अब मैं इसको मूव करूं, अब ये यहां पर सेट है, कैसे हुआ उसको समझो अब आप अच्छे से।
इसको मैं सेंटर में यहाँ पर इधर लेकर आ गया साइड में। अब देखिए ये क्या है, कंस्टेंट है। अब देखिए ये आप इनको सेट कर सकते हो। मान के चलिए कि अब ये मेरी एक यहाँ पर ऐप है, ठीक है, ये मैं एक यहाँ पर ऐप डिजाइन कर रहा हूं अपनी। अब ये मेरी एक शेप है और इस शेप को मैंने यहाँ पर सेट कर दिया, ठीक है, ये मैंने सेट कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि अगर मेरे फ्रेम का साइज यहां से बढ़े लेकिन ये यहीं पर सेट रहे, ठीक है। अगर मैं चाहूं कि मुझे ये जो मेरी शेप है, मैं दूसरी शेप यहां पर लेता हूं जिससे कि आप अच्छे से और समझ पाओगे। ऑल्ट प्रेस करके मैं इसको यहां पर ले आता हूं और इसका कलर यहां से मैं चेंज कर देता हूं। अब देखिए अभी क्या है, अभी आपकी अगर मैं इसको वापस से मूव करता हूं, ये अब भी यहां पे सेट है। लेकिन अगर मैं इसका कंस्टेंट देखिए, अभी ये सेट कहां पर है, आपका टॉप और लेफ्ट में, आप यहां पर देख सकते हो, ठीक है। ये लेफ्ट में देखिए, ये जो लाइन आ रही है आपकी, ये लेफ्ट वाली, ये जो लाइंस आपकी ब्लू ब्लू यहां पर शो हो रही है, देखिए ये वाली, ये क्या है, ये लाइंस है। आपको ये बता रहा है कि इसका जो कंस्टेंट है ये हमारा सेट है लेफ्ट और टॉप पे। अगर मैं इसका कंस्टेंट यहां पर चेंज कर देता हूं, इसको राइट कर देता हूं, देखिए लाइन भी आपकी राइट साइड आ चुकी है। अगर अब मैं इसका साइज यहां पर बढ़ा रहा हूं तो ये क्या हो रहा है, ये इस फ्रेम के अकॉर्डिंग ये सेट वहीं पर है, ये अपनी पोजीशनिंग यहां से चेंज नहीं कर रहा है, ये सेट है। इसको मैं यहां पर फ्रेम का साइज अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो ये सेट है और ये भी मैंने क्या करा हुआ यहां से सेट करा हुआ है, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है कि हम जो अपनी डिजाइनिंग कर रहे हैं, हमें जो चीज जहां पर प्लेस करनी है कि वो हम फ्रेम का साइज कम करें ज्यादा करें, उसको स्केल करें हम चाहे तो, लेकिन वो चीज वहीं पर सेट रहे। अब हमें कौन सी चीज मूव करनी है वहां से, या कौन सी चीज का साइज हमें उसको स्केल करना है, उसको समझते हैं। अब इसी तरीके से मैं एक रेक्टेंगल और लेता हूं यहां पर, और मैंने इसको यहां पर सेट कर दिया अभी इस फ्रेम के अकॉर्डिंग। ये मैंने फ्रेम लिया और इस फ्रेम के अकॉर्डिंग मैंने क्या करा, इसको यहां पर ये सेट कर दिया, ठीक है। अब इसका जो कंस्टेंट है वो क्या कर रखा है, वो भी मेरा सेट है यहां पर। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि जब मैं इसको यहां पर बढ़ाऊं तो मैं ये मेरा यहां से लाइट लेफ्ट टू राइट मेरा ये बढ़े। अब देखिए अब मेरा क्या होगा, ये अगर मैं इसको अब फ्रेम को सिलेक्ट करता हूं और इसको वो करता हूं, देखिए क्या हो रहा है। अब ये मेरा जो ये जैसा होता है ना, ये सर्च बार हो गया आपका, ठीक है, जैसे गूगल का आता है सर्च बार, तो ये मेरा सर्च बार हो गया। तो ये उसी के अकॉर्डिंग यहां से क्या कर रहा है, ये यहाँ पर अपने आप अब उसकी जो स्केल है वो खुद ही अपने आप को स्केल कर रहा है। और कैसे स्केल कर रहा है, हॉरिजेंटली, ठीक है। ये देखिए ये कैसे स्केल कर रहा है इसको यहाँ पे, हॉरिजेंटली, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा हॉरिजेंटल। अब अगर मैं इस फ्रेम को नीचे की साइड से मूव करता हूं, अब तो ये मतलब ये हॉरिजेंटल तो बढ़ रहा है लेकिन ये वर्टिकल तो नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि मैंने जो इसको सेट किया हुआ है, मैंने इसको लेफ्ट टू राइट मैंने सेट किया हुआ है हॉरिजेंटल। देखिए मैं दोबारा आपको बताता हूं, इसको सेट किया हुआ है हॉरिजेंटली, लेकिन अब इसको मैं यहां पर सेट करता हूं टॉप टू बॉटम भी, वर्टिकल भी मैंने इसको अब सेट कर दिया। मतलब ये हॉरिजेंटल भी बढ़ेगा वर्टिकल भी बढ़ेगा। अब मैं इसको यहां पर जो फ्रेम है मेरा इसको करता हूं, अब देखिए अब क्या हो रहा है, अब ये वर्टिकली भी मेरा यहाँ पर ये इसका साइज है वो बढ़ रहा है, वो स्केल हो रहा है। और मेरा यहाँ पर हॉरिजेंटल भी उसका साइज यहाँ पर डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है, जिस तरीके से मैं अपने फ्रेम को यहाँ पर सेट यहाँ पर कर रहा हूं, ठीक है। तो ये काम होता है कंस्ट्रेंट का। अब इसी तरीके से अगर मैं इसको सेंटर में रखना चाहता हूं कि भाई मैं इसको यहां पर सेंटर में रखना चाहता हूं और मैं इसको भी यहां पे सेंटर में रखना चाहता हूं। अब ये देखिए अब मैंने सेंटर में करा है तो ये जो मेरा प्लस वाला साइन था ये सेंटर में हो गया, मतलब हॉरिजेंटल भी और वर्टिकल भी क्या हो गया, ये आपका सेंटर में हो गया। अगर अब इस फ्रेम को मैं कैसे भी करूं, मेरा सेंटर में है, जितना स्पेस आपका इधर रहेगा उसी तरीके से जहां पर मैंने सेट कर दिया एक बार ये वहीं पर रहेगा, और ये इस तरीके से भी बिल्कुल सेंटर में रहेगा। देखिए इतना स्पेस यहाँ पे मिलेगा और इतना स्पेस आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये काम होता है आपका कंस्टेंट का कि जो भी आप डिजाइनिंग करो वो वहां पर सेट रहे। कुछ और एग्जाम्पल से हम समझते हैं।
ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी कि हम इसका काम क्या करते हैं, क्या इसका यूज़ होता है और कितना हेल्पफुल होता है। लेकिन उससे पहले उसकी पोजीशनिंग, जो अलाइनमेंट, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कंस्ट्रेंट को समझने से पहले पोजीशनिंग, अलाइनमेंट, स्पेसिंग समझना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। क्योंकि अगर ये स्पेसिंग हम यहाँ पर नहीं देते, इनकी अलाइनमेंट हम सेट नहीं करते, तो कोई इधर होती, कोई उनकी स्पेसिंग डिफरेंट होती, तो वो हमारी जो डिज़ाइन है वो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन नहीं बन पाती, ठीक है? तो इस तरीके से। अब हम दोबारा इसको थोड़ा-सा और समझते हैं। मैं एक और फ्रेम यहाँ पर लेता हूँ, ठीक है? मैंने एक फ्रेम ले लिया यहाँ पर। अब मैं इसको यहाँ पर एक रेक्टेंगल में और ले लेता हूँ यहाँ पर, और इसका भी कलर मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। अब देखिए ये फ्रेम है मेरा, ये मेरी एक शेप है। अब सेकंड चीज़ जो मैनुअली हम समझेंगे यहाँ पर, देखिए कंस्ट्रेंट का आपका बॉक्स है, यहाँ पर सारी चीज़ें हम सेट कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर आपको सारी चीज़ें शो भी होंगी। अगर मैं इसको लेफ्ट करता हूँ, लेफ्ट आ जाएगा आपका, राइट करता हूँ, राइट आ जाएगा, लेफ्ट टू राइट करता हूँ, तो लेफ्ट टू राइट, और बॉटम में आपका ये सेट हो चुका है, ठीक है? और इसके बाद आप इसको सेंटर में कर सकते हो, इसको यहाँ पर स्केल में आप कर सकते हो, ठीक है? तो आप इन चीज़ों को क्या यहाँ पर सेट कर सकते हो मैनुअली। अब थोड़ा-सा इसको समझते हैं, थोड़ा-सा और अच्छे से। देखिए, अब ये मेरी यहाँ पर क्या है, ये मेरी शेप है, ये फ्रेम है। अब मुझे इसको यहाँ पर सेट करना है। अब देखिए कंस्टेंट अगर मैंने यहाँ पर ये राइट में करा हुआ है, ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है, तो ये आपका कहाँ पर है, ये स्केल अगर मैं इसको कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, ये मेरा ये सेट है वहीं पर। अगर मैं इसको देखिए, ये जितनी स्पेसिंग है आपकी यहाँ पर, ये उतनी ही रखेगा। क्यों रखेगा? क्योंकि मैंने इसको टॉप और राइट में मैंने इसको सेट किया है, और ये जो आपकी ब्लू वाली लाइन आ रही है, ये भी आपको यही इंडिकेट कर रही है कि आपका जो कंस्टेंट है इसका कहाँ पर ये सेट है। अगर मैं इसको यहाँ पर मैं लेफ्ट टू राइट करता हूँ, तो आपको पता चल गया कि ये टॉप में सेट है और लेफ्ट और राइट में ये सेट है, ठीक है? तो मैं इसको करता हूँ, तो ये क्या कर रहा है, ये स्केल हो रहा है, ये और भी ज़्यादा बढ़ रहा है उसी तरीके से। अगर इसी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सेंटर में करता हूँ, तो अब ये क्या है, ये मेरा सेंटर में रहेगा। जहाँ पर ये मैंने इस फ्रेम के अंदर सेट कर दिए, सेंटर में रहेगा। अगर अब मैं इस स्केल को यहाँ पर फ्रेम को मूव करता हूँ, इसको स्केल करता हूँ, तो ये मेरा उतनी ही पोजीशनिंग में क्या है, यहाँ पर सेंटर में रहेगा, ठीक है? मतलब जितनी स्पेसिंग इधर बनाई है और जितनी मेरी स्पेसिंग है, उसी के अकॉर्डिंग ये अपने आप को एडजस्ट करेगा, ठीक है? उतनी स्पेसिंग को लेके, जितना मेरा पहले फ्रेम था, जहाँ पर मैंने इसको सेट कर दिया, अब उतनी स्पेसिंग में ये बढ़ाता-बढ़ाता इधर ज़्यादा बढ़ रही है, आप देख रहे होंगे, इस साइड ये ज़्यादा, इस साइड कम है। क्यों? क्योंकि ये मैंने ना इसको सेट कर दिया है वहाँ पर। या तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको सबसे पहले सेंटर में सेट करूँगा इस तरीके से, ये मेरा सेट हो गया। और अब मैं इसको करता हूँ, तो क्या है, अब मेरी दोनों की दोनों साइड यहाँ पर देखिए बढ़ा रहा हूँ, तो दोनों स्पेसिंग आपको बिल्कुल सेम मिलेगी। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ करके, कैसे? एक मैं रेक्टेंगल लेता हूँ यहाँ पर, और मैं इसको स्केल करता हूँ, ये देखिए परफेक्ट है। इतनी आपकी यहाँ पर मिलेगी आपको ये। क्यों? क्योंकि हमने अब इसको सेंटर में करने के बाद मैंने इसको यहाँ पर स्केल करा है इस फ्रेम को, ठीक है? तो ये चीज़ आप अच्छे से क्लियर हो सकती है आपकी कि क्या होगा, कि जहाँ पर हम इस फ्रेम के अंदर जो भी शेप हम सेट करेंगे, और सेट करने के बाद हम उसका कांस्टेंट सेट करेंगे वहाँ पर, मतलब मैंने इसकी पोजीशनिंग सेट कर दी यहाँ पर, और अब मैंने इसको सेंटर में करा हुआ है यहाँ पर, ठीक है? तो अब ये वहीं पर रहेगा। अगर मैं इसको स्केल करूँगा, इस फ्रेम को बढ़ाऊँगा, तो ये ऑटोमेटिक जितनी स्पेस इधर थी, तो उसी के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट करके वो स्पेसिंग जो है दोनों के साइड में, लेफ्ट और राइट, वो उतनी बढ़ाता हुआ उसको चलेगा वहां पर। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो इसलिए आप जब भी अपनी डिजाइनिंग करो, जब भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि जो कॉन्स्टेंट को समझने से पहले हमें समझनी पड़ेगी स्पेसिंग, अलाइनमेंट, पोजिशनिंग, ठीक है? क्योंकि उनको समझे बिना हमारी जो डिजाइनिंग है वो रेस्पॉन्सिव यहाँ पर हम नहीं बना पाएंगे, ठीक है? अब ये चीज हमने समझ ली। इसके बाद जैसे ही हमारा ये क्या था, ये हॉरिजेंटल था, इसी तरीके से हमारा ये बॉटम में भी है, सॉरी जो वर्टिकल वाला पार्ट है, टॉप बॉटम, टॉप टू बॉटम, ठीक है? अब ये टॉप टू बॉटम है, ये सेंटर है, और ये स्केल है। अब देखिए स्केल में क्या होगा, अगर मैं इसको स्केल करूंगा फ्रेम को, ये उसी के अकॉर्डिंग ये भी स्केल हो रहा है आपको चारों तरफ से। अब तक क्या हो रहा था, जिधर मैं बढ़ा रहा हूं, अगर मैं इसको लेफ्ट टू राइट करता हूं, तो वो उसी तरीके से बढ़ रहा था। अब मैंने इसको किस में सेट किया हुआ है, मैंने इसको सेट किया हुआ है यहाँ पर स्केल में। तो ये क्या कर रहा है, ये ऑटोमेटिक फ्रेम के अकॉर्डिंग उतना ही क्या कर रहा है, वर्टिकली। मैंने अभी सेट कहां पर किया है, ये मैंने सेट किया है वर्टिकल।
तो ये वर्टिकल उतना ही बढ़ रहा है। अगर मैं इसको हॉरिजेंटल में भी मैं इसको कर देता हूँ, अब देखो इसको कम करूँगा, ये देखिए उसी तरीके से ये यहाँ पर ये बढ़ रहा है, कम ज़्यादा आपकी जो शेप है वो हो रही है। तो आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी, कौन सी चीज़ मुझे कहाँ पर एडजस्ट करनी है, उसकी पोजीशनिंग कहाँ पर लेनी है, उसके अलाइनमेंट मुझे कहाँ पर सेट करने हैं, उसके बाद जो स्पेसिंग है वो मुझे कितनी रखनी है। जो मेरी जो डिज़ाइनिंग है, अगर मैं फ्रेम को बड़ा करता हूँ, ठीक है, अब ये मैंने फ़ोन के लिए बनाई, अब मुझे उसको डेस्कटॉप में कन्वर्ट करना है, तो जो सारी चीज़ मिलाकर ही देखिए आपकी परफेक्ट डिज़ाइनिंग बनती है। अब ऐसा नहीं कि खाली कंस्ट्रेंट से ही आपकी डिज़ाइनिंग रिस्पॉन्सिव बनेगी, लेकिन ये रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन को बनाने के लिए ये एक पार्ट है, ठीक है? इसलिए जितने भी लेक्चर हमारे अब तक हुए हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको परफेक्ट करनी पड़ेंगी, जभी आपकी एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन आपकी बन के निकलती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि खाली कंस्ट्रेंट हमने सीख लिया, इससे हमारी डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव बन जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होंगी, जभी आपकी जो डिज़ाइनिंग है वो रिस्पॉन्सिव यहाँ पर बन पाएँगी। तो आपने समझा, सबसे पहले हमने क्या समझा, पोजीशनिंग, अलाइनमेंट और स्पेसिंग के बारे में। इसके बाद जो हमने कंस्ट्रेंट को समझा है, किस तरीके से हम कोई भी डिज़ाइनिंग, मान के चलिए 2 आपके कोई टूल्स हैं जो आपकी प्लगइन्स हैं, है ना? होम होम के लिए हो गया या आपका ये बैक के लिए हो गया, तो अलग-अलग ही हैं, तो ये हमारी सेट रहेंगी ना। अगर हम इसको फ़ोन में ले रहे हैं या इसको वेबसाइट में कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपकी सेट रहेगी। अब ये हमारा एक सर्च बार था, जो मैंने आपको बताया कि मैंने सर्च बार की तरह लिया है। अगर मैं इसको वेबसाइट में कन्वर्ट कर रहा हूँ डेस्कटॉप के लिए, तो ये बड़ी होगी ना, अब ये यहाँ से चली तो नहीं जाएगी। ये अपनी पोजीशनिंग थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हैं, ठीक है? हमारी डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग, लेकिन वो रहेगी तो वहीं पे, उसका साइज़ वहाँ पर बढ़ जाएगा। बस देखो फ़ोन में क्या रहती है, चीज़ें कम हो जाती हैं, होती सारी हैं, और डेस्कटॉप में क्या है, वही चीज़ आपकी ज़्यादा हो जाती है। उनकी डिज़ाइनिंग बड़ी हो जाती है, जो शेप है वो बड़ी हो जाती है, तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, डेस्कटॉप में थोड़ी कन्वर्ट हो जाती हैं। लेकिन वो आप कैसे बनेंगी, वो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के ही अकॉर्डिंग बनेगी। तो यहाँ पर हमने क्या समझा, किस तरीके से कंस्ट्रेंट हम सेट कर सकते हैं अपने, ठीक है? इनको सेंटर में हमने एक साइड ये आपका क्या था यहाँ पर, टॉप टू लेफ्ट, और ये कौन-सा था हमारा, यहाँ पर टॉप टू राइट, और इसको हमने क्या करा था, सेंटर में करा था सबसे पहले, और उसके बाद लेफ्ट टू राइट। अगर लेफ्ट में बढ़ाए तो लेफ्ट में भी ये इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, स्केल होगी, और राइट में करें तो राइट में भी बढ़ेगी। फिर हमने इसको हॉरिजेंटल में भी करा था और वर्टिकल में भी करा था, कि अगर मैं इसको फ्रेम को वर्टिकल इसको साइज बढ़ाऊं, तो जब भी वो उसका जो साइज है मेरा ये शेप का, वो भी बढ़ेगा वहां पर। और अगर मैं इसको हॉरिजेंटल इसको इंक्रीज करूं, तो जब भी जो मेरी शेप है इसका साइज यहाँ पर फिर हॉरिजेंटल यहाँ पर बढ़ेगा। इसके बाद यहाँ पर आपने समझ लिया, अगर मैं इसको स्केल करता हूँ यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें, तो यहाँ पर इनको सेट कर सकते हो, और इसको मैनुअली भी सारी चीजें यहाँ पर सेट कर सकते हो इन चीजों को, ठीक है? तो ये था हमारा यहाँ पर कंस्ट्रेंट का पार्ट, ये सारे का सारा, जिसमें पोजिशनिंग, अलाइनमेंट और कंस्ट्रेंट आपके होते हैं। और इस रूलर के बारे में भी आपने समझा कि इन रूलर्स का क्या इंपॉर्टेंस होती है, कैसे आप इनकी अलाइनमेंट यहाँ पर सेट कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि एकदम अलाइनमेंट में है या नहीं है, ठीक है? तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।